दुनिया के मौजूदा हालात पर गुफ्तगू के लिए एक बहुत ही अहम और मोतबर नाम जो सामने आया है वो है प्रोफेसर जियांग। प्रोफेसर जियांग या जियांग ये चाइनी नज़ाद हैं, लेकिन अमेरिका में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। और इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई है जिसका नाम है प्रिडिक्टिव हिस्ट्री, कि जो तारीखी वाक़यात हैं अगर उनको तवज्जो से देखा जाए तो उनकी कड़ियों को आपस में मिलाने से आप इस बात की पेशगोई कर सकते हैं कि आइंदा हालात क्या होंगे। बहुत अरसा पहले उन्होंने एक वीडियो के ज़रिए, बल्कि एक लेक्चर्स के ज़रिए, क्योंकि उन्होंने कैमरा जो है ना अपने लेक्चर्स में यूनिवर्सिटी में रखा होता है और वो सारे लेक्चर्स जो हैं वो उनके अपलोड हुए हुए हैं। तो उन्होंने हिस्ट्री की क्लास में ये कहा, 3 पेशगोइयाँ की थी, प्रिडिक्ट किया था, और वो किसी गैबी इलम की बुनियाद पे नहीं बल्कि मारूजी तौर पर हिस्ट्री को और हिस्ट्री की रफ्तार को और वाक़यात के तवातर को समझते हुए उन्होंने ये 3 बात बताई थी। पहली बात ये थी कि जब सब लोग कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत सकता, तो उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा। दूसरा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि मैं तो यहाँ जंगों को रुकवाने के लिए आया हूँ और 6 जंगें मैंने रुकवाई हैं और इतने लोग मरने से बचाए हैं, और लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, तो उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे हमला करेगा और एक खौफनाक जंग का आगाज होगा। और तीसरी उसके साथ एक पेशगोई ये की थी कि अमेरिका इस जंग में हार जाएगा। इस बात के, यानी जंग करने के बाद जब जंग शुरू हुई तो फिर वो मंजर आम पर आए और उनकी बहुत सारी वीडियोस आई और लोगों ने उनके साथ पॉडकास्ट किए, और उस वजह से मैं भी उनको देखने लग गया। आजकल वो हर रोज़ अपने चैनल के ऊपर कोई ना कोई नई बात करते हैं। तो अभी जो उनकी ताज़ा तरीन गुफ्तगू हुई वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी और मैंने ये सोचा कि मैं आपके साथ वो शेयर करूं। ख़ास तौर पर ये बात मैं अपने उन नौजवानों के लिए करना चाहता हूं कि जिनका फ्यूचर है, जिन्होंने इस पाकिस्तान के फ्यूचर के कस्टोडियन बनना है और फिर पूरी दुनिया के मामलात को संभालना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज का नौजवान वो जियो पॉलिटिकल हालात से वाकिफ़ हो, उसको पता हो कि तारीख़ और जोग्राफिया किस तरीके से तब्दील हुआ है या तब्दील हो सकता है। एक बात तो जो उन्होंने बड़ी तय की कि इस जंग के अंदर जो मजहबी पेशगोइयां हैं और जो मजहबी मफरूज़े हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। और इस जंग के अंदर जो इल्हामी किताबों में और काफ़ी अरसे से प्रोफेसीज चल रही हैं, और ख़ास तौर पर मसाया के आने की प्रोफेसीज चल रही हैं, और मुस्लिम जो स्कॉलरशिप के अंदर इमाम मेहदी की और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के आने की, ईसा अलैहिस्सलाम के रूनुमा होने की और दज्जाल के आने की पेशगोइयाँ चल रही हैं, उनके ऊपर बहुत बेस कर रही है ये जंग। नॉर्मली तो इन तमाम चीज़ों को सुपरस्टिशंस लोग समझते हैं और ख़ास तौर पर वेस्ट में समझते थे, मगर ये बात बड़ी खुल के आ गई है कि ये इसके पीछे एक तरह की मजहबी सोच है और अपना जो एक मजहबी तसलसल है, वो सारा का सारा इसके पीछे कार फरमा है। तो जो ताज़ा तरीन, ये इस बारे में मजीद फिर बात करेंगे। मैंने वैसे 1-2 वीडियोज़ में इस बात को डिस्कस भी किया है, वो उसको मैं रेफर बैक कर सकता हूँ, आप उसको देखिएगा। लेकिन जो बात प्रोफेसर जिंग ने अभी ताज़ा तरीन की है वो ये कहा है कि कोर्स ऑफ इवेंट क्या होगा। उसमें उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका इस जंग में एक मिस कैलकुलेशन की वजह से एंटर हुआ है। यानी अमेरिका के लिए ये जंग कोई मॉरल जंग नहीं है, ये कोई अखलाकियात की जंग नहीं है, अच्छा ये कोई उसूली जंग नहीं है, अच्छा ये फिर स्ट्रेटेजिकली भी वायबल जंग नहीं है। यानी ऐसा भी नहीं है कि एक चीज़ गैर इखलाकी हो और जो यानी उसूली तौर पर गलत हो लेकिन उसमें अमेरिका को स्ट्रेटेजिक फ़ायदा हो रहा हो, तो वो स्ट्रेटेजिक फ़ायदा भी नहीं हो रहा। अमेरिका को इस जंग में जो तबाही होने जा रही है उस तबाही के लिए वो खुद पैसे दे रहा है। यानी उनके अल्फाज में प्रोफेसर जिंग के कि अमेरिका इज पेइंग फॉर हर ओन डिस्ट्रक्शन, और उसके पीछे जो उससे ये जंग करवा रहा है वो एक्चुअली इसराइल है, और वो इसराइल की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसके कब्जे में है। अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट क्या? डोनाल्ड ट्रंप। और वो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन सेफ्टी और अमेरिकन स्ट्रेटजी को रिस्क में डालते हुए, पता नहीं जैसे किसी के ऊपर कोई जादू चढ़ जाता है और कोई पोजेस हो जाता है, यानी इस तरीके से अमेरिका का सदर जो है और उसके जो साथी हैं, ज़ाहिर है वो तो उसके सबॉर्डिनेट है, उसी की बात को मानेंगे, उसके तहत अमेरिका ये फैसले कर रहा है। और ये देखने वाली आंख को नजर आ रहा है कि ये
इसका बेनिफिशियरी अमेरिका नहीं है। जो इसका सबसे ज्यादा सफरर होगा वो शायद मिडिल ईस्ट से भी ज्यादा अमेरिका खुद होगा और अमेरिका की इकोनॉमी होगी। तो उन्होंने ये कहा है कि ये ना इखलाकी जंग है, ना उसूली जंग है, ना स्ट्रेटेजिक जंग है, ये एक मिस कैलकुलेशन है और ये किसी और के बेनिफिट के लिए अमेरिका आलाकार बना हुआ है। तो उनका ये ख्याल है कि अगर तो ये जंग खत्म हो जाती उसी तरह जैसे 10-12 दिन पहले चली थी, तो फिर तो अमेरिका कह सकता था कि भाई उसने बड़ी जबरदस्त अपनी धौंस जमा दी और अपनी एक सुपरमेसी को शो कर दिया। लेकिन जो ईरान ने डिफाइंस दिखाई है और ईरान ने जो एक हिम्मत दिखाई है और फिर आबनाए हुर्मुज को बंद किया है और फिर उसकी इस डिटर्मिनेशन को, इस स्ट्रेंथ को और उसकी हायर लीडरशिप का जो उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया है, अपने आप को मौत को गले लगा लिया है और शहादत को कबूल कर लिया है, ये इतनी बड़ी डिफाइंस है कि जिसकी बुनियाद पर अमेरिका के अंदर आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। और एक सर्वे के मुताबिक 60% से ज्यादा लोग इस जंग को सही नहीं समझ रहे हैं। और उसके बाद फिर जो यूरोप की हिचकिचाहट इसमें साथ देने के लिए और खास तौर पे स्पेन जैसे मुल्क का बिल्कुल अकड़ के ये कह देना कि भाई हम तो ये इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, और फ्रांस का भी रेजिस्टेंस शो करना, बर्तानिया का भी गो अदा तीतर आडा बटेर बनना, कभी कहना कि हाँ हम बड्डे देंगे, कभी कहा हम बड्डे नहीं देंगे, लेकिन फिर भी एक हिचकिचाहट का होना जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप और बर्तानिया के दरमियान एक तरह की बदमजगी का क्रिएट होना। और फिर जापान का, और जापान की जो वजीर आजम वहाँ गई थी और वो एक बड़ी नहीफ सी खातून लग रही थी और मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत गौर से सुनी और वो उन्होंने जापानी ज़बान में बात कर रही थी और ट्रांसलेटर थे, तो उन्होंने डिप्लोमेसी का इजहार करते हुए बिल्कुल बहुत ही खफीफ इशारतन जो जापान के जख्म है 1945 के एटम बम के, उनका बहुत ही खफीफ सा इशारा दिया। लेकिन बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुफ्तगू में जो एक टर्म इस्तेमाल होती है पीनट्स, एटॉमिक पीनट्स, यानी बम्स के बारे में कहा जाता है, तो यानी उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया और बहुत ही यानी केयरफुल डिप्लोमेटिक वर्ड्स के अंदर कि जापान जो है वो बेवकूफ नहीं है और जापान अभी तक भूला नहीं है उन तमाम जख्मों को जो कि दुनिया में वाहिद एटमी हमले किए गए और वो अमेरिका ने किए गए। तो अगर किसी का रिकॉर्ड बुरा है तो अमेरिका का रिकॉर्ड बुरा है एटमी हमलों का। और तो उन्होंने जिस तरीके बहुत ही पोलाइटली ये कहा कि ईरान के जो हमले हैं दीगर मुल्कों में उसको कंडेम करते हैं, लेकिन साथ वो जो आबनाए हुर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, उसमें जहाज भेजना, वहां से यानी उसके लिए एक अग्रेशन को करना, उसका उन्होंने बिल्कुल भी उसका यानी उससे इनकार किया और ये बताया कि जापान इसके लिए तैयार नहीं है। तो और चीन और रूस तो पहले भी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और यूरोप भी उसके लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत में अमेरिका इसमें ट्रैप हो गया है और ट्रैप होने के और जंग का फौरी खत्म होने का कोई इरादा लगता नहीं है। ऐसी सूरत में अब अमेरिका मजबूर होकर ग्राउंड ट्रूप्स को वहां भेजेगा। दूसरा, आज अगर आपने खबरें सुनी हो तो आज डोनाल्ड ट्रंप के इतने मुतजाद बयानात थे और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे सिचुएशन उसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम इस जंग को वाइंड अप करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे जितने इसमें अहदाफ थे, ऑब्जेक्टिव थे, वो हासिल हो गए, और साथ ही जो उनका इदारा जो जंग को यानी जंग को मैनेज करने का जिम्मेदार है, उसके नुमाइंदे का ये बयान आया है कि हम तो ग्राउंड ट्रूप्स भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं प्रोफेसर जिंग की तरफ दोबारा आता हूं। उन्होंने कहा कि अब इन हालात में अमेरिका के पास एक मजबूरन ग्राउंड ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे, और अगर आपके सामने दुनिया का नक्शा मौजूद है तो ये ग्राउंड ट्रूप उनको बहरी जहाज के जरिए से ईरान में उतारने पड़ेंगे। बहरी जहाज के जरिए से ईरान में तो देखो, या तो पाकिस्तान के जरिए से जा सकते हैं ईरान के अंदर, या अफगानिस्तान के जरिए से ईरान के अंदर जा सकते हैं, या जो है तुर्की की तरफ से जा सकते हैं, और या फिर वो समंदर जो दरमियान में खलीज फारस है वहां से जा सकते हैं। खलीज फारस की परली तरफ सऊदी अरब है, उधर बहरीन है, उधर दुबई है, उधर कतर है, और उधर ऊपर जो है थोड़ा सा कुवैत है। लेकिन यहां से जाने के लिए तकरीबन 160 मील का फासला है दरमियान के अंदर। तो जाहिर है सवाए बहरी जहाजों के और कोई नहीं है। और जब वो बहरी जहाज से ट्रूप ईरान में उतरेंगे तो जो ईरान का मुत्तसिल इलाका है उसकी
वो उसकी जो जोग्राफिया है, उसकी सतह है, वो बिल्कुल अफगानिस्तान की तरह की है। यानी उसकी ट्रेन जो है वो पहाड़ी ट्रेन है, जिसके अंदर गुरीला किस्म की जंग जो है वो बहुत ही कामयाबी से हो सकती है, और वो कर सकता है जो उस सारी ट्रेन से वाकिफ होता है। वो ट्रेन से जो वाकिफ नहीं है, उसके लिए जाकर हमला करना और बच के आना ये बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी सूरत में प्रोफेसर जिंग का ये ख्याल है कि अगर वो ग्राउंड ट्रूप्स लेके जाएंगे तो उसके दो असरात होंगे। एक तो यह है कि अमेरिकन कैजुअल्टीज बहुत ज्यादा होंगी, और ये जो अमेरिकन कैजुअल्टीज होंगी, इनको बर्दाश्त करने के लिए अमेरिका की आवाम का थ्रेशहोल्ड बहुत कम है। 6 लाशें गई हैं तो वहां सफ़े मातम बिछ गया और एहतजाज शुरू हो गया। आप अंदाजा लगाएं कि एक तरफ 6 जाने हैं और एक तरफ हजारों लोगों को और 60,000 बच्चों को बाकायदा स्लॉटर किया गया है, बाकायदा उनको कुचला गया है, नस्ल कशी की गई है गजा के अंदर। तो उसके मुकाबले में 6 अमेरिकन गए हैं तो वहां इतनी आहो पुकार शुरू हो गई है। और जब वहां लाशें जानी शुरू होंगी, ताबूत जाने शुरू होंगे, तो अमेरिका के अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप होगी प्रोफेसर जैंग के बकौल, और वहां एक तरह की सिविल वॉर किसी कैफियत होना, और उसके लिए फ्यूल मौजूद है, उसके लिए ग्राउंड मौजूद है नीचे। और उसकी जो वेस्ट कोस्ट की जितनी रियासतें हैं, वो सारी की सारी वैसे भी यानी अमेरिका से उनके अंदर एक अलहदगी की एक चिंगारी जो है वो भड़क सकती है। तो इसलिए ये यानी उसका ग्राउंड ट्रूप भेजने का जो नतीजा निकलेगा, वो बैटल फील्ड पर ज्यादा कैजुअल्टीज होंगी और बैक होम एक सिविल वॉर की सी कैफियत होगी। उस कैफियत के दौरान और साइमल्टेनियसली इस जंग के ज्यादा होने की वजह से जो जीसीसी कंट्रीज हैं, यानी सऊदी अरब, बहरीन, इराक, कतर, कुवैत, इन ममालिक का जो बबल है वो बर्स्ट हो गया है और मजीद हो जाएगा। और साथ ये है कि वहां एक बात समझने की जरूरत है कि एक्चुअली वहां जो ममालिक हैं, उन ममालिक में एक हुक्मरान तबका है और एक नीचे अवाम है, और बहुत अरसे से अवाम को उन्होंने बिल्कुल खामोश और चुप रखा हुआ है मरात देकर। लेकिन इसके जवाब में उनका किंगडम जो है वो बचा हुआ है, और वो जो किंगडम है, उन किंगडम को अमेरिका प्रोटेक्ट करता था, और वो किंगडम ये समझता था कि हमारे ऊपर कोई खतरा होगा तो अमेरिका बचाएगा। तो अब उन सबको भी ये पता लग गया है कि ये जितनी यहां छावनियां बनी हुई थी, अड्डे बने हुए थे, ये तो अमेरिका का हमला लॉन्च करने के लिए थे, हमें बचाने के लिए नहीं थे। ये तो जो ही बम पड़े हैं तो यहां से ये पैक कर गए। ऐसी सूरत के अंदर जो ये ममालिक हैं, इन ममालिक का भी अमेरिका से एतबार उठ जाएगा, और जब अमेरिका से इनका एतबार उठेगा तो ऐसी सूरत में इनका जो सरमाया कंटिन्यूअस अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है डॉलर की शक्ल में, क्योंकि जब भी तेल बिकता है तो वो डॉलर में बिकता है, तो वो सरमाया अमेरिका में जाना कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। उसके कम होने की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी फिर हिट होगी। अच्छा, अब ये है कि ये जो ममालिक हैं, प्रोफेसर जैंग के, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं, उनका यह ख्याल है कि इन ममालिक का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसलिए कि ये पहले ही एक बबल के तौर पे थे, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। और इस बात का बहुत इम्कान है कि ये अपने आप को बचाने के लिए जो इजराइल है, जो कि फर्दर स्ट्रांग हो जाएगा, फर्दर स्ट्रांग इस तरह से होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके अंदर सरमाया, यहूदी सरमाया मौजूद है। अमेरिका को डूबती कश्ती देखते हुए वो सरमाया सारा इजराइल में शिफ्ट हो जाएगा, और इजराइल के पास कंट्रोल आ जाएगा, पावर भी आ जाएगी, कंट्रोल भी आ जाएगा। और फिर जो उसका ख्वाब है ग्रेटर इजराइल बनने का, और ग्रेटर इजराइल से मुराद ये है कि तकरीबन नॉर्थ पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, जो कि मदीना के बिल्कुल करीब करीब तक आ जाता है, वो वाला पोर्शन, शाम का पोर्शन, और लबनान का कुछ पोर्शन, और ईरान का कुछ पोर्शन, ईरान का अपना उसका लबनान का और शाम का और उर्दन का पोर्शन, ये और तुर्किया का थोड़ा सा पोर्शन, ये सारा का सारा पोर्शन जो है, ये ग्रेटर इजराइल बनाने का जो ख्वाब है, ये वो उसके में रास्ते हमवार हो जाएंगे। इनके रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो वो रुकावट ये होगी कि ईरान ना गिरे और ईरान अकेला ना रहे, और ईरान की मदद के लिए कुछ आ जाए लोग। अगर ईरान की डायरेक्ट मदद के लिए कुछ आ जाए तो फिर तो इस ख्वाब को डिले या रोका जा सकता है। अदरवाइज फिर ख्वाब यही होगा
कि ये ग्रेटर इजराइल की शक्ल इख्तियार हो जाएगी। ईरान कितनी देर तक सस्टेन करेगा इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। ऐसी सूरत में एक और, मैंने बताया था कि ये तमाम प्रोफेसीज चल रही हैं, और जो यहूदी है वो ये समझ रहे हैं, जो ज़ायनिस्ट यहूदी हैं वो ये समझ रहे हैं कि उन्हें एक ग्रेटर इजराइल बनाना है ताकि उनके मसाया के आने के इम्कानात, यानी वो ग्राउंड हमवार हो सके जिसमें उनका मसीहा आएगा। और हमें पता है कि जिस मसीहा को वो इंतजार कर रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलरशिप में मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलरशिप उसको मसीहुद दज्जाल समझता है। वो समझता है कि वो ट्रू मसीहा नहीं है बल्कि वो दज्जाल होगा। वो दज्जाल के बारे में मैं अलग से बात कर चुका हूं, और बाकी भी डॉक्टर इसरार अहमद साहब और शेख इमरान हैं, और रिसेंट टाइम्स के अंदर साहिल अदीम ने भी बहुत डिटेल गुफ्तगू की है। तो आप वो सारी देख के अपना खुद एक अंदाज़ा लगाइए। और जबकि जो दूसरा स्कूल ऑफ मुस्लिम स्कॉलरशिप है, गामदी साहब जैसे उसमें हैं सबसे नुमाया, उनके नज़दीक ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ क्या सराइयाँ हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल एनीवेज, मैं इसका जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस पर छोड़ता हूँ सारा कुछ, और मैं फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त एक्चुअली दो रास्ते नज़र आ रहे हैं। अगर तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऐसे ही होता रहा जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे मुल्क जो है वो न्यूट्रल रहे, रशिया और चाइना ने डायरेक्ट इंटरफियर ना किया, तो फिर ये जेसीसीसी मुल्क जो हैं इनका जो एक बना हुआ था एक इकोनॉमिक सारा जो इकोनॉमिक टर्मिनल आप समझें, वो जो है वो सारा डिसमेंटल हो जाएगा, और अमेरिका इसका सबसे बड़ा सफर होगा, और अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी, और अमेरिका जो है वो बहुत एक ना उसकी सुबकी भी होगी, उसकी ताकत का घुमंड भी खत्म होगा, उसके अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा आएंगे, जबकि इसराइल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और ग्रेटर इसराइल बनने की राह पर। लेकिन अगर इस सिलसिले में ईरान को डायरेक्ट सपोर्ट मिल जाए और कहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर उम्मा का आ जाए, ये अरब ममालिक इस बात को समझ लें कि इतने हजार मील बैठा हुआ बंदा, वो जो मुल्क है जो खुद अनसर्टन है, वो हमें क्या प्रोटेक्ट करेगा? हम अपने समंदर के मगरमच्छों के साथ हम क्यों लड़ाई ले रहे हैं? तो वो इकट्ठे हो जाएं और वो ईरान की सपोर्ट करने लग जाएं और तुर्किया साथ शामिल हो जाए, और पाकिस्तान, इस सारे में पाकिस्तान जो बहुत बड़ी ताकत है, पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल स्टांस, पाकिस्तान की एक जियोग्राफिकल सिचुएशन, और पाकिस्तान की मिलिट्री माइट, ये और पाकिस्तान की हिस्ट्री, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत, अभी तक इस जंग में नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का कोई रोल है, लेकिन पाकिस्तान इसमें बहुत ग्रेट रोल प्ले कर सकता है। और पाकिस्तान अगर इस जंग के अंदर, यानी एक जिसको हम समझ रहे हैं हक, वो उसका ओपनली साथ देना शुरू कर दे, जो कि एक्चुअली पाकिस्तान का हमेशा से स्टांस रहा भी है, और साथ फिर उधर चाइना और रशिया भी उसके पीछे बैक पे आ जाएं, तो फिर वैसा नहीं होगा जैसा कि हमने पहले कहा है। लेकिन ये अब अल्लाह को पता है कि चीज़ें किस करवट, ऊंट किस करवट बैठता है और चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं। यहाँ एक आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जो रशियंस है ना, इनकी भी एक प्रोफेसी है, और इनकी प्रोफेसी ये है कि क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में जो क्रिश्चियन रियासतें हैं ना, शायद जो इटली वाली रियासत है ना, इटली में है जहाँ के पोप है और जहाँ वेटिकन है, शायद उससे भी ज़्यादा जो स्टॉन्च क्रिश्चियन हैं वो एक्चुअली रशियंस हैं। और रशियन जो हैं उनकी एक प्रोफेसी है कि वो जो उनका वेटिकन था वो एक्चुअली कुस्तुनतुनिया था। वेटिकन जगह का नाम है, यानी उनका जो मरकज था ना वो रोम वाला, वो एक्चुअली कुस्तुनतुनिया था। तो उनकी प्रोफेसी में ये बात मौजूद है कि कुस्तुनतुनिया फतह होगा, यानी इस्तांबुल फतह होगा। और उसकी प्रैक्टिकल शक्ल शायद ये नजर आ रही है कि ग्रीस को शायद ये कहा जाए कि ग्रीस उसके ऊपर कब्जा करे और फिर बाकी यूरोप उसकी मदद करे, और फिर तुर्की जो है, और तुर्की का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल ये कि एक तरफ तो तुर्की मुसलमानों की खिलाफत का एक मरकज रहा है, मगर साथ साथ तुर्की जो है वो यूरोप का भी हिस्सा है, जो नेटो का भी हिस्सा है। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा? मगर रशियन इस बात को समझते हैं कि एक वक्त आएगा कि जैसे इस्तांबुल जो है वो यूनानी हमले के जरिए वहाँ फतह होगा, और फतह होकर फिर ईसाइयत का एक मरकज़ बनेगा। तो ये सारी सूरत हाल है। अल्लाह करे कि इस मुल्क के, इस दुनिया के अंदर जो फैसला करने वाले लोग हैं वो
कुछ अकल इस्तेमाल करें और ये जितनी भी सिचुएशन है इसको डाइल्यूट करें। और उसका तरीका यही है कि भाई इसराइल को कोई उसको डाली जाए, उस मुंह जोर हाथी को जो है ना कोई नुकेल डाली जाए। और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। देखें, ईरान पर हमला कर रहे हैं कि एटम बम ना बना ले, तो इसराइल ने तो बनाए हुए हैं उसने तो बनाए हुए हैं। तो ये क्या बात हुई। तो बहरहाल ये कुछ मैंने आपके सामने एक मौरूजी मुख्तलिफ जिक्सा पजल की बिट्स रख दी हैं। आप भी इन पे गौर करके इनको मिला के कोई पिक्चर बनाने की कोशिश कीजिए।